प्रोपोर्शन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं और यूनिटरी मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए प्रोपोर्शन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। तनासुब। पिछली जमातों में हम सीख चुके हैं कि कोई सी चार मिकदारों में उस वक्त तनासुब होता है जब पहले और दूसरे रुकन की निस्बत उसके तीसरे और चौथे रुकन की निस्बत के बराबर हो। दूसरे लफ्जों में चार मिकदारों में A, B, C और D सिर्फ उस वक्त तनासुब में होती हैं जब A/B बराबर होता है C/D के। आइए जो कुछ हमने पिछली जमात में तनासुब के मुतल्लिक पढ़ा उसको दोहराते हैं। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन पे, जो हमारे बेसिकली आज का टॉपिक है। हमने रेशो के बारे में काफी पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। तो प्रोपोर्शन बेसिकली दो रेशोज को जब आप इक्वल कर देते हैं तो वो हमारी प्रोपोर्शन बन जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेशो है A/B, दूसरी है C/D। अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शन बन जाएगी। प्रोपोर्शन की एक और डेफिनेशन है पार्ट ओवर होल। पार्ट ओवर होल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उस मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 नंबर हैं और उसमें से आपके नंबर 800 आए, तो आपके मार्क्स की जो प्रोपोर्शन बनेगी वो 800 ओवर 1100, बिकॉज कि आपने उसी टोटल होल 1100 में से 800 लिए। तो प्रोपोर्शन की एक ये भी डेफिनेशन है पार्ट ओवर होल। हमारे सामने एक एग्जांपल है, इसमें एक रस्सी है, उसका 20 मीटर की वो लंबी रस्सी है और उसका वजन है 1 kg। हम एक और रस्सी लेते हैं, वो है 40 मीटर की और उसका वजन 2 kg होगा। पहली वाली अगर आप रस्सी को देखें तो वो 20 मीटर एंड 1 kg, और दूसरी रस्सी को अगर आप देखें तो वो डबल लंबाई में होगी तो उसका वेट भी डबल हो गया। तो ये बेसिकली एक प्रोपोर्शन बन रहा है। पहले की रेशो बन रही है 20/1 और दूसरे की रेशो बन रही है 40/2, यानी कि हमने उनको डबल कर दिया। क्योंकि प्रोपोर्शन का हमारी लाइफ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का, रूटीन लाइफ में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पे हम प्रोपोर्शन एंड रेशो को यूज नहीं करते। हमने पिछली एग्जांपल देखी एक रस्सी की। अब हम कुछ बॉल्स की एग्जांपल देखते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से उनको इक्वल करते हैं उनकी मुख्तलिफ रेशोज लेकर। यहां पे हमारे पास एक येलो बॉल है और दो हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास 2 येलो एंड 4 ब्लू बॉल हैं। अब देखें इस पिक्चर के अंदर हमारे पास जो 1 येलो एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं, इसमें मैंने पार्ट ओवर होल की एग्जांपल ली है कि मेरे पास टोटल लेफ्ट साइड पे जो आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर, उसमें एक येलो और टोटल बॉल वो 3 हैं, तो इसकी रेशो बनेगी 1/3। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। और दूसरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 येलो बॉल एंड 4 ब्लू बॉल, तो वहां पे येलो बॉल की जो प्रोपोर्शन है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के साथ वो बनेगी 2/6। तो इस तरह से ये दोनों रेशोज को हमने इक्वल किया तो हमारी ये प्रोपोर्शन बनी। अब मैं प्रोपोर्शन की आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं और डेफिनेटली हर बंदे ने उसको देखा होगा। आप लोग घर जब बनाते हैं तो घर का लेंटर डालते हैं, और वो लेंटर तकरीबन हर बंदे ने देखा है, क्योंकि वो हमारी एक जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हमारे घर की छत बन रही है। आपकी वो छत तैयार हो रही है, सरिये वाले ने सरिया बिछा दिया, और अमूमन सरिये वालों के बारे में ये सुना जाता है जी वो सरिये की पैमाइश या जो उसका वेट है वो एक्यूरेट नहीं करते। तो आप अपने फादर की यहां पे किस तरह से हेल्प कर सकेंगे? आप यूं कर सकते हैं कि आप 1 फुट का सरिया ले लें, उसका वेट कर लें। फॉर एग्जांपल उस 1 फुट सरिये का वेट है 1.5 kg। अब ऊपर जितना भी आपकी छत पे सरिया बिछा हुआ है उस सब की लेंथ को मेजर कर लें, और जितने वो फिट निकलते हैं उनको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल kg ऑफ सरिया निकल आएगा जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और आप अपनी उस रिसीट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं कि सरिये वाले ने आपके साथ धोखा तो नहीं किया। तो इस तरह प्रोपोर्शन को यूज करते हुए आप अपने फादर की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास यहां पे एक एग्जांपल है जिसको हमने न्यूमेरिकली लिया और उसको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे।
हमारे पास यहां पे प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज हो। यहां पे मैं आपको फिर थोड़ा सा रेशो के बारे में बता दूं कि रेशो बेसिकली 2 चीजों का कंपैरिजन है, यानी कि एक चीज अगर हमारे पास x है, दूसरी चीज y है, तो इनका कंपैरिजन जो है वो रेशो है। अब रेशो के अंदर जो दोनों चीजें हैं, अगर एक चीज इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक चीज अगर डिक्रीज हो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। इसी तरह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारी क्या होगी कि अगर एक चीज हमारी इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। इसकी एग्जांपल हम लोग देते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें पेंट के डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं। जब आप अपने घर में पेंट करते हैं तो आपको बाजार से पेंट खरीदना पड़ता है। आप देखें कि इसमें हमारे पास 3 गैलन है पेंट के जो 1500 रुपए के आते हैं। अब हमें और गैलनों की जरूरत है, मीन के 3 गैलन से हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, तो हमें 6 गैलन चाहिए। तो हमें जो है इनको बढ़ाना है, 3 से 6 करना है। तो ये बड़ा हम क्लियर कट हैं इसमें कि अगर 3 गैलन की प्राइस हमारी 1500 है तो 6 गैलन की प्राइस ऑब्वियसली डबल होगी, यानी कि वो 3000 चली जाएगी। तो आप जूं नंबर ऑफ गैलन बढ़ाएंगे आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो आप काफी सारी चीजों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रोपोर्शंस को, उनकी एग्जांपल्स को देख सकते हैं और आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉल करती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि अगर एक चीज हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। आप देखें कि इसके अंदर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। अगर वो साइकिल को तेज चलाएगा तो उसका टाइम कम हो रहा है, वो और तेज चलाएगा तो और कम हो रहा है। तो यहां पे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ रही है और टाइम कम हो रहा है। तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। और अब हम लोग देखेंगे एक क्विज। इस क्विज के अंदर आपने पहचानना है कि कुछ 3 डॉग्स हैं, वो एक बल्ब के सामने बैठे हैं और बल्ब के अगर जो करीब हैं उन पे रोशनी ज्यादा पड़ रही है, जो बल्ब से दूर हैं उन पे रोशनी कम पड़ रही है। मीन कि यहां पे ब्राइटनेस और डिस्टेंस का एक फर्क दिखाया गया है। तो ये आपका एक क्विज है, आपने पहचानना है कि यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास 12 एग्स की प्राइस 96 रुपीज है तो हमारे पास 80 रुपीज में कितने एग्स आएंगे। अब यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने जो पीछे पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट कहां पे यूज हो रहा है। आप देखें कि करंटली हम 96 रुपीज के 12 एग्स खरीद सकते हैं। तो अब हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, 96 से 80 पे जा रहे हैं। तो जब पैसे कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो चीज हमने खरीदनी है वो भी हम कम खरीद सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कम पैसे तो हम कम चीजें खरीदेंगे, यानी कि एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज भी कम हो रही है। तो ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये सोल्यूशन किस तरह से होगा। हम लोग इनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। हमने एक कॉलम में एग्स को ले लिया, दूसरे कॉलम में हमने प्राइस को ले लिया। इस डेटा के मुताबिक हमारे पास जो 12 अंडे हैं वो 96 रुपीज के आते हैं और कितने अंडे हमारे 80 रुपीज के आएंगे। तो आप देखें एरो की मदद से हमने यहां पे शो किया है कि एग्स कम हो रहे हैं तो हमारी प्राइस भी कम हो रही है। हमने इनको रेशोज बना के इक्वल किया, वो हमारी प्रोपोर्शन बन गई और फिर हमने इनको एक डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, लाइक 12 ओवर y इक्वल 96 ओवर 80। तो ये हमारी प्रोपोर्शन थी जिसको हमने डिवीजन फॉर्म में लिखा इसलिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब दोनों रेशो हमारी इक्वल हैं। हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किया, 80 हमारा मल्टीप्लाई हुआ 12 के साथ और 96 हमारा मल्टीप्लाई हुआ y के साथ। फिर लेफ्ट साइड का जो 96 का उसको हम राइट साइड पे ले जाकर डिवाइड किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 10x। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं
कि हमारे 12 एग्स आ रहे थे 96 रुपीज के, और उधर से आप देखें तो 96 से 80 पे हम गए तो हमारे एग 12 से 10 पे चले गए। तो इस तरह हमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल का पता चला कि एक चीज इंक्रीज हो तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज होती है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने ये कहा था कि अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। हमारे पास इस एग्जांपल में 10 आदमी हैं जिनके लिए 21 दिनों का राशन मौजूद है। अगर 3 आदमी वहां से चले जाएं तो अब हमारे पास 10 की बजाय 7 आदमी रह जाएंगे, और ये जो खाना है उनका वो 21 दिनों की बजाय ज्यादा दिनों के लिए चलेगा। तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। इसका यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे आदमी कम हुए और हमारा दिन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि वो राशन ज्यादा दिनों तक चलेगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। इसको भी हमने बिल्कुल पहली एग्जांपल की तरह कॉलम की शक्ल में लिखा। एक साइड पे हमने आदमी लिख लिए, दूसरी साइड पे हमने दिन लिख लिए। इस डेटा के मुताबिक 10 आदमी 21 दिनों में ये राशन यूज करते हैं। अब आदमी हमारे कम होके 7 पे चले गए तो वो कितने दिन हमारा राशन चलेगा। इनको हम रेशोज बनाकर इक्वल करेंगे तो वो हमारी प्रोपोर्शन बनेगी। तो हमारी 10 रेशोज 21, प्रोपोर्शन 7 रेशो y। इनको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 10/7 एंड y/21। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, और y की वैल्यू हमने निकाली वो 30 डेज निकली। सो हमने ये नतीजा निकाला कि जैसे ही आदमी कम होंगे हमारा वो राशन ज्यादा दिनों तक चलेगा। तनासुब को मजीद बेहतर समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। सॉल्विंग प्रोपोर्शंस। वेल, मैं प्रोपोर्शंस को किस तरह से हल करूंगी? बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये याद रखें कि मीन का प्रोडक्ट प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप मीन्स को मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलेगा, और अगर आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलेगा, जो कि प्रोपोर्शन में बराबर होगा। मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है और ये अहम होगा। अब प्रोपोर्शंस की मिसिंग टर्म्स को हल करने का एक तरीका ये है, बाज़ औक़ात आसान तरीन तरीका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर इस मिसाल में 6 टाइम्स 3 18 होगा। अगर आप 5 टाइम्स 3 करें तो ये 15 होगा, लिहाजा मिसिंग टर्म 15 होगी, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की निस्बत बहुत आसान है, जो कि मीन्स और एक्सट्रीम्स हैं। अब जब आप प्रोपोर्शंस की तरफ देखते हैं तो ये इस तरह का नजर आएगा। आप इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप 6 9s को सिंप्लीफाई करें। आप हर एक को 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि 2/3 होगा। अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल करेंगे। 2 टाइम्स 8 16 होगा, 3 टाइम्स 8 24 होगा, और मिसिंग टर्म 24 है। अब यहां टाइम्स काम नहीं कर रहे, लिहाजा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिहाजा ये यहां इस तरह से काम करेगा। अगर आप मीन्स और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स m 2m होगा, और 5 टाइम्स 12 60 होगा। अब आप बहुत ही आसान 1 स्टेप इक्वेशन करेंगे। हर साइड को 2 से डिवाइड करें, लिहाजा आपकी मिसिंग टर्म 30 होगी, और ये हमेशा होल नंबर्स में नहीं आते, और आप अपना जवाब एक डेसिमल या मिक्स्ड नंबर या फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे क्योंकि वह फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस कैंसिल करेंगे। आप प्रोपोर्शन के लिए ऐसा नहीं कर सकते। आप प्रोपोर्शन पर क्रॉस कैंसिल भी नहीं कर सकते, जो कि अहम है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे। आप एक साइड को सिंप्लीफाई करें, जैसा कि आपने देखा कि ये क्रॉस कैंसिल नहीं होगा। ऑलराइट, अब इनमें से कुछ को फिर से ट्राई करते हैं, लिहाजा इन 2 मिसालों पर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल करेंगे। 6 टाइम्स क्या होगा जो कि 18 हो जाए, लिहाजा 6 टाइम्स 3 18 होगा, और 8 टाइम्स 3 क्या होगा, ये 24 होगा। लिहाजा हमारी मिसिंग वैल्यू इस अगली मिसाल में 24 होगी, जो इस तरह की लगेगी। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 15 टाइम्स और कोई भी वैल्यू से आपको 24 नहीं मिलेगा। कम से कम टाइम्स होल नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हम हर एक को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 2/3 मिलेगा।
अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल करेंगे। 3 टाइम्स कितना होगा जिससे 24 मिले? ये 3 टाइम्स 8 होगा। हम 2 टाइम्स 8 करेंगे और हमारी मिसिंग वैल्यू 16 होगी। लिहाजा इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल करके प्रोपोर्शंस हल कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूं। सबसे पहले मीन्स टाइम 4 होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले क्या करूंगी। मैं 4 टाइम्स m करूंगी, ये 4m है। फिर मैं एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करूंगी। 3 टाइम्स 12 36 होगा। अब मेरे पास हल करने के लिए 1 स्टेप इक्वेशन है जो कि बहुत आसान है। वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगी। इस साइड को 4 से डिवाइड करें, लिहाजा हमारी मिसिंग वैल्यू 9 होगी। चलिए एक दूसरी मिसाल करते हैं। लिहाजा मैं मीन्स m टाइम्स 12 मल्टीप्लाई करूंगी जो कि 12m होगा। मैं एक्सट्रीम्स को 2 टाइम्स 36 करूंगी जो कि 72 होगा। अब मेरे पास 1 स्टेप इक्वेशन होगी। लिहाजा वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन होगी। मैं इनवर्स प्रॉपर्टी करूंगी जो कि डिवाइड होगी और हमारी मिसिंग वैल्यू 6 होगी। अब आपके पास प्रोपोर्शंस को हल करने के 2 तरीके हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पॉइंट आउट करना होगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई के निस्बत काफी आसान है। मिसाल के तौर पर इस प्रॉब्लम में हमने काफी आसान इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को इस्तेमाल किया है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15m बराबर होगा 240 के, जो कि यहां थोड़ा मुश्किल है। आप 6m इक्वल्स 8 टाइम 18 करेंगे जो कि फिर से थोड़ा मुश्किल है। मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करूंगी। जब भी मैं ऐसा करूंगी तो ये प्रोपोर्शंस को हल करने का सबसे बेहतर तरीका होगा। लेकिन आपके पास 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोपोर्शंस को हल करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूनिटरी मेथड को देखते हैं। आज हम मिस हनी के साथ शॉपिंग पर चलेंगे। वो शॉपिंग के दौरान हमें यूनिटरी मेथड के बारे में बताएंगी। हेलो बच्चों, यूनिटरी मेथड से मुतल्लिका बहुत सी चीजों की कीमत इन प्रॉब्लम्स में दी गई हैं। हमें बहुत ज्यादा और कम चीजों की कीमत मालूम करनी होगी। ऐसा करने के लिए हम बहुत सी चीजों से एक की तरफ और एक से बहुत सी चीजों की तरफ चलेंगे जिनके बारे में हम पहले से ही सीख चुके हैं। चलिए इकट्ठे शॉपिंग करते हैं और सीखते हैं। मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। यहां 8 किताबें हैं। इन 8 किताबों की कीमत 80 रुपए है। मुझे सिर्फ 5 किताबों की जरूरत है। चलिए पता करते हैं कि 5 किताबों की कीमत क्या होगी। यहां 8 किताबें हैं और 8 किताबों की कीमत 80 रुपए है। अब देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। 5 किताबों की कीमत क्या होगी? लिहाजा यहां सबसे पहले हमें एक किताब की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। अब एक किताब की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें बुक्स की टोटल वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ बुक्स से तकसीम करना होगा। लिहाजा यहां हम एक किताब की कीमत मालूम करने के लिए 80 को 8 से तकसीम करेंगे। हम जानते हैं कि 10 ज़रब 8 बराबर होता है 80 के। हम 10 को क्वोशिएंट के तौर पर लिखेंगे। अब 80 को डिवाइडेंड के नीचे लिखते हैं। यहां 80 डिवाइडेंड से सबट्रैक्ट होगा और हमारे पास पीछे 0 बचेगा। इसीलिए एक किताब की कीमत 80 तकसीम 8 है, जो कि 10 रुपए के बराबर होगी। अब 5 किताबों की कीमत मालूम करने के लिए हम एक किताब की कीमत को किताबों की तादाद से ज़ब्त करेंगे। इसीलिए 5 किताबों की कीमत 10 ज़रब 5 के बराबर होगी,
जो कि 50 रुपए होगी। हमें जवाब का पता चल गया है। 5 किताबों की कीमत 50 रुपए है। यपी। अब मैं किताबों की कीमत अदा करूंगी। अब कुछ पेंसिल बॉक्सेस खरीदते हैं। 6 पेंसिल बॉक्सेस की कीमत 780 रुपए है। तो 4 पेंसिल बॉक्सेस की कीमत क्या होगी? लिहाजा यहां हमें सबसे पहले एक पेंसिल बॉक्स की कीमत मालूम करनी होगी। हम 780 को 6 से तकसीम करेंगे और एक पेंसिल बॉक्स की कीमत मालूम करेंगे। हम 100 प्लेस में डिजिट को कंपेयर करने से शुरू करेंगे, जो कि 7 है और डिवाइजर के साथ 6 है, क्योंकि 7 बड़ा है 6 से। लिहाजा हम 7 को 6 से तकसीम करेंगे। यहां हम 6 का टेबल इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोडक्ट के बराबर है या कम या 7 के करीब है। लिहाजा करीब 3 प्रोडक्ट 6 होगा। बस हम 7 के ऊपर 1 लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ज़रब 6 बराबर होता है 6 के। 7 के नीचे 100 कॉलम में नंबर 6 लिखें। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें और पीछे 1 बचेगा, जो कि 100 कॉलम में लिखा हुआ है। अब अगले डिजिट को नीचे लाएंगे, जो कि 8 है, और इसे एक तरफ लिखेंगे। यहां 18 बड़ा होगा 6 से, लिहाजा हम 18 को 6 से तकसीम करेंगे। अब 18 के करीब तरीन प्रोडक्ट को फाइंड करें। हम जानते हैं कि 3 ज़रब 6 बराबर है 18 के। हम 8 के ऊपर 3 लिखेंगे और 18 नंबर को 18 के नीचे लिखेंगे। अब 18 को 18 से सब्ट्रैक्ट करें, जो कि 0 के बराबर होगा, जो कि रिमाइंडर है। 10th कॉलम में 0 लिखें। अब पहले कॉलम से 0 को नीचे लाएं। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से ज़र्ब करने पर प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा। लिहाजा 0 को 0 के ऊपर लिखें और 0 माइनस 0 बराबर होता है 0 के। बस हमें क्वोशंट 130 के तौर पर हासिल होगा। यहां हम जानते हैं कि एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 130 रुपए है। अब 4 पेंसिल बॉक्सेस की कीमत मालूम करते हैं। हम एक पेंसिल बॉक्स की कीमत को नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस से ज़र्ब करेंगे। लिहाजा यहां हम 130 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 ज़रब 4 बराबर है 0 के। 3 ज़रब 4 बराबर है 12 के। हम 100 कॉलम में 1 के ऊपर 110 लगाएंगे और 10th कॉलम में 2 लिखेंगे। अब 1 ज़रब 4 बराबर है 4 के। लिहाजा 1 ज़रब 4 बराबर होगा 5 के, जो हम 100 कॉलम में लिखेंगे। बस यहां हमें 520 जवाब मिलेगा। इसीलिए 4 पेंसिल बॉक्सेस की कीमत 520 रुपए होगी। चलिए उन्हें खरीदते हैं। आज शॉपिंग करने में बहुत मजा आया और कुछ नया सीखने को। आखिर में क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। Solving quotients using cross products by Shomp। एक शख्स यहाँ माली हालात का शिकार है और इसे पॉट को भरने की जरूरत है। मैं यहाँ इन्हें पिक करूंगी। पॉट में शेमरॉक और गोल्डन कॉइन्स हैं। शेमरॉक से कॉइन की रेशियो 3:2 है, जिसका मतलब है कि हर 3 शेमरॉक्स के लिए उसके हिस्से 2 कॉइन्स हैं। अगर यहाँ 36 कॉइन्स हों तो पॉट में आइटम्स की टोटल तादाद कितनी होगी? हम आइटम्स की टोटल तादाद को फाइंड करना चाहते हैं। चलिए इसे वेरिएबल्स आई कहते हैं।
अब हम कॉइन्स की रेशो को टोटल आइटम्स के साथ सॉल्व करते हैं। हम इसे फ्रैक्शंस के तौर पर भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स 36 है, लिहाजा कॉइन्स ओवर टोटल आइटम्स वैसे ही है जैसा 36 ओवर आई है। चलिए अब कॉइन्स के लिए इक्विवेलेंट रेशो को टोटल आइटम्स के साथ हल करते हैं। हमारे पास हर 3 शेमरॉक्स के लिए 2 कॉइन्स हैं, जिससे हमें टोटल 5 आइटम्स मिलते हैं। क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेशो फाइंड करते हैं, हम एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। 36 ओवर आई इज इक्वल टू 2 ओवर 5। अब हम आई के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके को इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि 36 इंटू 5 बराबर है 2 इंटू आई के। 36 इंटू 5 बराबर है 180 के, लिहाजा 180 बराबर है 2 इंटू आई के। दोनों साइड्स को 2 से तकसीम करके हम आई इज इक्वल टू 90 हासिल करते हैं। लिहाजा पॉट में टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स 90 हैं। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये चंद MCQs आपके लिए मजीद मददगार साबित होंगे।